स्वागत है। राधे राधे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हरेली तिहार है और हरेली तिहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। बढ़िया से आपने आज पूजा किया होगा, चीला रोटी बनाकर, गुलगुल भजिया बनाकर, है ना, पूजा पाठ कर लिया होगा। जितने भी कृषि औजार हैं उनको पूजा अर्चना की होगी और भगवान से यही विनती की होगी कि ऐसी ही हरियाली जो है वो जीवन में बनी रहे। और आपकी हरियाली तभी होगी जब आप एक अच्छी नौकरी में, अच्छे जॉब में होंगे और सरकारी जॉब में होंगे। ठीक, हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। हम छात्रावास अधीक्षक की जो कक्षा है वो लगातार कर रहे हैं, जिसमें हम गणित और बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके और ये क्लासेस दोस्तों सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, विथ पीडीएफ। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम आज शिक्षा एवं मनोविज्ञान का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के आयाम, प्रकार और शिक्षा की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में दोस्तों हमने मनोविज्ञान पर चर्चा कर ली है। आज शिक्षा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद शिक्षा और मनोविज्ञान को एक साथ हम देखेंगे। इतना विश्वास रखिए, आपका एक भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटेगा। इसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए आज प्रारंभ करते। अच्छा हाँ, इसके हम लोगों ने मैथ्स के दोस्तों प्रतिशत से जो पार्ट है वो पूरा खत्म कर लिया है। लाभ हानि का 3 पार्ट हो चुका है ना। उसके और भी जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान का पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो गया है। ये सभी मैथ्स का जो प्लेलिस्ट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक भी है, उसको ज्वाइन करके रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ प्रकृति एवं परिभाषा के अंतर्गत हम शिक्षा देखेंगे कि शिक्षा क्या होती है। देखिए दोस्तों, शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। इससे बना है संस्कृत का शिक्ष धातु। धातु का अर्थ होता है दोस्तों क्रिया ही, हिंदी में हम इसको क्या बोल देते हैं, क्रिया। शिक्ष धातु में अप्रत्यय जब जुड़ता है तब बनता है शिक्षा। ये धातु शिक्ष है। शिक्ष में जब अप्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द बनता है शिक्षा। और इस शिक्षा का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। शिक्षा मनुष्य के अंदर छुपे हुए आंतरिक गुणों और जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालकर उसका समुचित दिशा में विकास करने का जो नाम है दोस्तों वो है शिक्षा। इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा जो है वो अंग्रेजी के एजुकेशन, अंग्रेजी में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है दोस्तों, तो ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से जो है वो शब्द बना है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ठीक, और इस एजुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है वो बता देता हूं यहाँ। एक जो शब्द है वो है ई। ई का अर्थ होता है दोस्तों अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। और ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। और एक शब्द है आपका ड्यूको। ठीक है, ड्यूको। और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या, बाहर निकालना। ठीक है, किसको बाहर निकालना दोस्तों, किसको बाहर निकालना, आपके अंदर जो जन्मजात प्रतिभा छिपी हुई होती है उसको पहचान कर बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन या एजुकेटम शब्द से बना है एजुकेशन। इसके लिए दो और शब्द प्रयोग में आते हैं, एक आता है एजुशियर और एक आता है दोस्तों एजुकेयर। ठीक है, एजुसेयर का जो अर्थ होता है दोस्तों आगे बढ़ाना। एजुसेयर का अर्थ क्या होता है,
आप बहुत ढंग से समझेंगे। एजुसेयर मतलब होता है आगे बढ़ाना, और एजुकेयर का अर्थ होता है विकसित करना या विकास करना। क्या होता है? विकसित करना या विकास करना। तो यहाँ पर इसको ढंग से समझेंगे। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसमें अप्रत्यय जुड़ने से शिक्षा बनता है। और शिक्षा का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है सीखना या सिखाना। इसके लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द अंग्रेजी के एजुकेटम शब्द से बना है, और एजुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है। आप याद रखेंगे, ये जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो दो ई लैटिन भाषा के ही ई और ड्यूको शब्द से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। इसका मतलब शिक्षा, एजुकेशन का अर्थ है मनुष्य। दोस्तों आप सभी जानते हैं, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है। हर कोई अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में माहिर होता है, और उसी को पहचानना, उसी को पहचान कर आगे उसका विकास करना और सही दिशा में विकास करना ही क्या होता है? शिक्षा कहलाती है। तो ये बातें आप बहुत ढंग से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको परिभाषाएं कैसे याद रखनी है, उसके संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ढंग से जितनी भी चीजें बताई जा रही है परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आई हुई चीजें हैं, तो एक भी चीज मिस नहीं करना है दोस्तों। बहुत ढंग से आपको इसको याद रखना है, और इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा मनुष्य के आंतरिक गुणों व जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर निकालकर समुचित दिशा में विकास करना ही शिक्षा है। अभी मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण है वह जन्मजात शक्तियां हैं, उनको अंदर से बाहर निकालकर समुचित दिशा में विकास करने का नाम ही क्या है? शिक्षा है। अभी हमने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की है। शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। एक अलग तात्पर्य में ये पूछा गया था शिक्षा के संदर्भ में। तो शिक्षार्थी मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा का अर्थ चाहने वाला, उसका सर्वांगीण सभी अंगों सहित उसका विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। बिल्कुल, सर्वांगीण विकास का यहाँ पर अर्थ बताया गया है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास ही क्या है दोस्तों? शिक्षा है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ये समझ सभी अंगों सहित शरीर से, मन से, अध्यात्म से, नैतिकता से, मूल्यों से उसका विकास होना ही सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। आईएमपी कोड है, इसको याद रखिएगा। आईएमपी है दोस्तों, शिक्षा जो है वो जन्म से मृत्यु तक सतत रूप से चलती है। अभी हम लोग देखेंगे शिक्षा के जो आयाम है क्या होते हैं, शिक्षा का जो अर्थ क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी दिन से वो सीखना शुरू कर देता है। आप जानते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो वो रोते रहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो सो जाता है, फिर वो दूध पीना स्टार्ट करता है, वो सीखता है दूध कैसे पीना है। उसके बाद जो है वो खेलना सीख जाता है, फिर वो रोता है, तो जब उसको उसके बड़े जो नाना प्रकार से क्रियाएं कर करके हंसाते हैं, तो वो उसको समझ जाता है कि ये मुझे प्यार कर रहा है, ये मुझे चाहते हैं, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, इससे मुझे हानि होगी, इससे मुझे दर्द होगा। तो वो जब पैदा होता है तब से सीखता है, और मृत्यु तक, अंतिम अवस्था तक वो पूरी दुनियादारी सीख जाता है कि दुनिया जो है वो सिर्फ मोह माया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अंत में वो भगवान की शरण में जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ये बहुत सी गुण चीजें हैं, मतलब वो अंतिम समय तक सीखता है। तो शिक्षा जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलती है, एक सतत, निरंतर, लगातार प्रक्रिया है दोस्तों। शिक्षा शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण ही शिक्षा है। ठीक, व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार का शुद्धिकरण ही क्या है दोस्तों? शिक्षा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के दो अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ का जो तात्पर्य है दोस्तों, वो है विद्यालयीन शिक्षा, विद्यालय में।
स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, या किसी अन्य संस्थान में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो क्या है, संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम लोग उसको लेंगे। देखिए, हम लोग देखें तो शिक्षा, जब बच्चा स्कूल जाता है तभी उसको शिक्षा मिलती है क्या, है ना। अगर उस शिक्षा की बात करें तो वो संकुचित अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ठीक है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा केवल उसको जीवन में उसको क्या बनना है, उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है, केवल वहीं तक सीमित रहता है। ठीक है, जबकि समाज में उसको कैसे जीना है, लोगों के साथ उसको कैसे व्यवहार करना है, उसको अपने परिवार में कैसे रहना है, देश के लिए उसका क्या कर्तव्य है, ये सारी शिक्षाएं वो समाज से ग्रहण करता है, जो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। जो सामाजिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, वो किसके अंतर्गत आता है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है, व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर संकुचित शिक्षा का अर्थ है विद्यालयीन शिक्षा, कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा। इसी को ही हम कहते हैं दोस्तों औपचारिक शिक्षा। आगे मैं बताने वाला हूँ औपचारिक शिक्षा, आप टेंशन ना ले। इसी को ही हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। और व्यापक अर्थ में सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, या मनुष्य के जन्म से मृत्यु पर्यंत, क्या मनुष्य के मनुष्य के जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली शिक्षा, मृत्यु मृत्यु पर्यंत मृत्यु पर्यंत चलने वाली शिक्षा, मृत्यु पर्यंत चलने वाली शिक्षा। ठीक है, ये मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक जो शिक्षा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक शिक्षा। ये इस शिक्षा का व्यापक अर्थ है और इसे ही अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये क्या होता है आगे हम बात करेंगे। ठीक, संकुचित अर्थ मतलब समझ गए, केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। व्यापक मतलब वो पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम इसके व्यापक अर्थ में लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बना हुआ है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है, कॉलेज में या किसी संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा है। तो इस प्रकार से जो है वो इसका प्रश्न बनता है, आप ध्यान से ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा के आयाम। शिक्षा के आयाम, शिक्षा कितने प्रकार से डिलीवर होता है दोस्तों, उसके समय में हम बात करें तो प्राचीन समय में हम देखें, प्राचीन काल में शिक्षा जो है वो द्विध्रुवी प्रक्रिया थी। कब, प्राचीन काल में। द्विध्रुवी मतलब दो ध्रुव थे, एक था एक थे अब हमारे शिक्षक और एक थे शिक्षार्थी। कौन थे, शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला। ये जो शिक्षा है दोस्तों, ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहलाती थी। शिक्षक केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्यों कहलाती थी, देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। प्राचीन काल में क्या होता था, शिक्षक और शिक्षार्थी दो इसके आयाम होते थे, और शिक्षक के पास जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारी है, वो शिक्षार्थी को दे देता था, बिना उसकी रुचि को जाने, बिना उसकी अभिरुचि को जाने, बिना उसकी आयु से कोई संबंध था, ना ही उसकी योग्यता से कोई मतलब था। ये सब इससे कोई मतलब नहीं रहता था। उसकी अभिरुचि क्या है, रुचि क्या है, उसकी आयु क्या है, उसके लिए ये योग्य है नहीं, वो सीख पा रहा है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इस शिक्षक के पास जो भी चीजें रहती थी वो डिलीवर कर देता था शिक्षार्थी को। ठीक है, और शिक्षार्थी उसको ग्रहण करता था, इसीलिए इसको शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक के पास जो भी है, बिना शिक्षार्थी के अभिरुचि रुचि का ध्यान रखे, उसकी आयु का ध्यान रखे बिना,
उसकी योग्यता का ध्यान रखे बिना उसको डिलीवर कर दिया जाता था, उसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुवी शिक्षा। ये प्राचीन काल में जो है वो प्रचलित थी। और इसके जो समर्थक हैं दोस्तों, उसको आप ध्यान रखेंगे, जॉन एडम्स। इसके जो समर्थक है वो कौन है, जॉन एडम्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जॉन एडम्स है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज याद रखना है आपको, एक और यहाँ पर हम देखेंगे, जॉन प्रिचर्ड, ठीक है, ये जॉन प्रिचर्ड, रिचर्ड रॉस, रिचर्ड रॉस ने भी ये दो ध्रुवी शिक्षा के समर्थक रहे हैं। इन्होंने दो ध्रुवी शिक्षा को बताया हुआ है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के आयाम में, ठीक है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक बिना किसी शिक्षार्थी की रुचि अभिरुचि को जाने, उसकी आयु को जाने, उसको आगे क्या उपयोग होगा जाने बिना ही अपने सारे तथ्यों को डिलीवर कर देता। ठीक। अब हम बात करें त्रिध्रुवी शिक्षा की, तो ये शिक्षा जो है वो आधुनिक युग में प्रचलित है। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक युग में कौन सी शिक्षा चल रही है, तो आधुनिक काल में या आधुनिक युग में त्रिध्रुवी शिक्षा है। पहले हम बात करें, एक होते थे शिक्षक, है ना, और एक होता था शिक्षार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करता था। इसके बीच में दोस्तों आ गया क्या, पाठ्यक्रम। क्या आ गया दोस्तों, पाठ्यक्रम, ठीक है। अब ये दोनों केवल शिक्षक शिक्षार्थी को कोई भी चीज डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है, जो उसके पास तथ्य है वो डिलीवर नहीं करेगा। यहाँ पर अब उसको पाठ्यक्रम के हिसाब से समझाना होगा और पढ़ाना होगा। ये अब आ गया है शिक्षक के पास। देखिए अब शिक्षक क्या करेगा, कोई भी चीज कोई भी तथ्य वो सीधा नहीं दे देगा शिक्षार्थी को, क्योंकि शिक्षार्थी के पास सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। शिक्षक अगर से पाठ्यक्रम से इधर उधर जो पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो शिक्षार्थी जो है वो उसको बता देगा कि सर ये सिलेबस में ये हमारा नहीं है, ये बचा हुआ है, इसको पढ़ाइए। तो अब जो है वो शिक्षक अपने तथ्यों को सीधा डिलीवर नहीं करेगा, है ना। अब शिक्षार्थी के लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उसकी रुचि है, सिलेबस जानता है, उसकी आयु अपनी योग्यता के संबंध में वो सारी चीजें जानता है, उसको आगे इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उसको क्या हासिल करना है, और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही अब ये शिक्षार्थी जो है वो पढ़ाई करेगा। और शिक्षक वही पढ़ाएगा जो इस पाठ्यक्रम में है, और यदि इस पाठ्यक्रम से अलग जाने की कोशिश करेगा जो इसके लिए लाभप्रद नहीं है, शिक्षार्थी उस सर को बता सकता है कि सर ये हमारे पाठ्यक्रम में ही नहीं है, हमको ये पढ़ना है। इसका मतलब अब ये जो त्रिध्रुवी शिक्षा है, तीन आयामी जो शिक्षा है दोस्तों, वो किसके केंद्रित हो गई है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। बाल केंद्रित शिक्षा, इसको क्या कहा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। बहुत ढंग से समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। और इसके समर्थक हैं दोस्तों जॉन डीवी। जॉन डीवी ने जो है वो कहा है कि शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी पाठ्यक्रम है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समाहित है। शिक्षक जो है शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी अभी की रुचि के आधार पर ही जो है वो शिक्षा देगा। इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और इसके समर्थक जो हैं, इसके जो क्या कह लीजिए प्रवर्तक जो है वो कौन है, जॉन डीवी, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, शिक्षा के आयाम। नेक्स्ट बात करें हम शिक्षा के प्रकार दोस्तों। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है शिक्षा। अभी हमने इसके संबंध में बात किया था, एक औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। तो ये औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, और निरौपचारिक शिक्षा क्या है, मैं चार्ट के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ऐसी शिक्षा, देखिए, जिसका उद्देश्य और परिस्थिति, ऐसी शिक्षा या वे शिक्षाएं जिसका उद्देश्य और परिस्थिति निश्चित होती हैं, उद्देश्य भी निश्चित होगा, परिस्थिति भी निश्चित होगी, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर देखिए औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा, तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत
विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा आएगी औपचारिक शिक्षा, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा आएगी औपचारिक शिक्षा, महाविद्यालय में। ठीक, इसके अलावा विभिन्न संस्थानों में जो शिक्षाएं दी जाती है, जो एजुकेशन संस्थानों में जो शिक्षाएं दी जाती है, वे सभी किसमें आती हैं? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। कैसे? तो आप जानते हैं विद्यालय में आपके जाने का उद्देश्य जो है वो आपको इस साल पास करके परसेंटेज लाना है। 80% में पास करना आपका जो उद्देश्य है वो निश्चित है। परिस्थिति भी निश्चित है कि हर दिन आपको जो है विद्यालय जाना पड़ेगा। इस औपचारिक शिक्षा के लिए हर दिन आपको विद्यालय, महाविद्यालय या जिस संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपको जाना पड़ेगा, और आपका उद्देश्य जो है वो भी निश्चित रहेगा। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में डिग्री लेना आपका उद्देश्य है, स्कूल जाते हैं स्कूल में फर्स्ट आना आपका उद्देश्य है। जहां पर वे शिक्षाएं, देखिए परिभाषा बहुत ढंग से समझे और अपने आप बना लेंगे। वे शिक्षाएं जिसका उद्देश्य एवं परिस्थिति निश्चित होती है उसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। बहुत ढंग से प्रश्न बनेगा, उस शिक्षा को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य और परिस्थिति निश्चित होती है? औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य और परिस्थिति की स्थिति क्या होती है? इस प्रकार से बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। अब इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत ढंग से इसको समझ भी जाएंगे। दूसरा हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वे शिक्षाएं आती हैं जिसका ना तो उद्देश्य निश्चित होता है, दोस्तों, और ना ही परिस्थिति निश्चित होती है। जिसका ना तो उद्देश्य निश्चित होता है और ना ही परिस्थिति निश्चित होती है। देखिए इसके अंतर्गत समाज में ली जाने वाली शिक्षा, परिवार से संबंधित जो शिक्षाएं ली जाती है वैसी शिक्षा, ठीक है, टेलीविजन के माध्यम से जो शिक्षा आप ग्रहण करते हो वे शिक्षा, के अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से आप जो ग्रहण करते हो ऐसी शिक्षाएं जो है वो आती हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा जिसका ना उद्देश्य निश्चित हो, ना ही आपका परिस्थिति निश्चित हो। कैसे? आप दोस्तों आप जा रहे हैं कहीं, सड़क पर चल रहे हैं, मान लीजिए आप निकले बाहर कहीं घूमने के लिए और सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, जाते जाते आपने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति जो है उसका फोन आया और उस फोन को उसने कंधे पर लगाकर ऐसे बात कर रहा था गाड़ी चलाते हुए, और कहीं जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत जबरदस्त चोट आ गई। आपने उसके पास उसको जाकर देखा और देखकर आपने शिक्षा ग्रहण की कि कभी भी बाइक चलाते वक्त मोबाइल को कान में लगाकर बात नहीं करना चाहिए। अब ये शिक्षा आपने ग्रहण की तो आप जरा सोचिए, क्या इसका उद्देश्य निश्चित था क्या? कि आपको ये शिक्षा यहाँ से लेना है, ये निश्चित था? नहीं था, वो एक इंसिडेंट था जिससे आपने वो शिक्षा ग्रहण की। क्या परिस्थिति निश्चित थी क्या आपका उसी वक्त वहां पे जाना निश्चित था? क्या उस लड़के का उसी समय फोन आना निश्चित था? क्या फोन आने के बाद उसका वहीं पर एक्सीडेंट होना निश्चित था? नहीं था। ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर? अनिश्चित थी। जो समाज के द्वारा आपको शिक्षा मिलती है, परिवार में ऐसा कुछ होता है जिसके द्वारा आपको शिक्षा मिलती है, टेलीविजन में कई प्रोग्राम आते हैं जिससे आपको शिक्षा मिलती है, तो ये क्या रहती है दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट बात करें निरौपचारिक शिक्षा। तो वे शिक्षाएं जिसका उद्देश्य तो निश्चित है परंतु परिस्थितियां जो है वो अनिश्चित होती हैं। ठीक है, उद्देश्य निश्चित है लेकिन परिस्थितियां अनिश्चित हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे ओपन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, ओपन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा आ गई। इसके अलावा पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षाएं दी जाती है, या दूरस्थ बैठे हुए जो शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, है ना, ये शिक्षाएं जो है वो किसके अंतर्गत आती है? निरौपचारिक शिक्षा। इसमें निश्चित है आपका ओपन स्कूल में या पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको डिग्री लेना है, या दूसरा दूरस्थ जगह से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आपको डिग्री लेनी है।
लेकिन क्या उसकी परिस्थितियां निश्चित है क्या? नहीं है। क्या आपको डेली विद्यालय जाना है? क्या आपको डेली पत्राचार में बात करना है? क्या आपको डेली क्लास अटेंड करना है? ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो इसकी परिस्थितियां जो रहती हैं वो क्या रहती है दोस्तों? अनिश्चित रहती है, लेकिन उद्देश्य जो है वो निश्चित है कि आपको डिग्री लेना है। आया समझ में? तो ऐसी शिक्षाएं जिसका उद्देश्य निश्चित होता है परंतु परिस्थितियां अनिश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो तीनों को आप बहुत ढंग से इसके उदाहरण सहित याद रखिएगा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो वो वे शिक्षाएं तो जिसका उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित हो उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। वे शिक्षा जिसका उद्देश्य अनिश्चित हो और परिस्थिति भी अनिश्चित हो अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जिसका उद्देश्य तो निश्चित हो परंतु परिस्थितियां अनिश्चित हो उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ढंग से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप फिर से पूछेंगे। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे दोस्तों उतना मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है। ठीक, यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सुचारू तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें शिक्षा की परिभाषाएं। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उस इम्पोर्टेंट वालों को तो आपको करना ही करना है। पहला, महात्मा गांधी के अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों? देखिए, आपको याद हो जाएगा, आप बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा जो अभिप्राय है वो बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड के रूप में या जैसे भी है आपको याद रखना चाहिए, महात्मा गांधी ने सर्वांगीण विकास कहा है। और सर्वांगीण विकास किसका कहा है? तो इस शरीर का, हमारी बुद्धि का और हमारे अंतर्गत जो आत्मा है उसका सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास ही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो महात्मा गांधी का जो परिभाषा आ गई शिक्षा के संदर्भ में, तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी जो थे वो सर्वांगीण विकास की बात किए थे। और सर्वांगीण मतलब किसका? शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास, सर्वोत्तम विकास कहा था। तो यहाँ से आप इनको पकड़ के रखेगा, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है, ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अब बात करें तो अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु आप जानते हो एक दार्शनिक थे। क्या थे अरस्तु? दार्शनिक थे। और इन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी के अनुसार इसकी परिभाषा रहेंगी। तो इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है? शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। ठीक है, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। तो अरस्तु ने मानसिक शक्ति पर जोर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर का चिंतन करने के योग्य बन सके। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, सत्यम शिवम सुंदरम ये एक दार्शनिक विचारधारा है और ये सत्य विचारधारा है। तो दार्शनिक विचारधारा के लिए कौन कहेगा? अरस्तु। ठीक है, आप बहुत ढंग से याद रखेंगे अरस्तु को। ठीक, तो शिक्षा मानसिक शक्ति का विकास करना है। क्यों? क्योंकि वह सत्यम शिवम सुंदरम का क्या कर सके? चिंतन करने योग्य बन सके, इसलिए मानसिक शक्ति का विकास करना है। यहाँ पर अरस्तु का ये एकदम कोड याद रखेंगे, शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। मनुष्य की शक्ति का विकास करती है, बिल्कुल सही। विशेष तौर पर मानसिक शक्ति का विकास करती है। और मानसिक शक्ति का विकास क्यों कर सकती है? ताकि मनुष्य सत्यम शिवम और सुंदरम का चिंतन कर सके। ठीक है, और सत्यम शिवम सुंदरम एक दार्शनिक विचारधारा है। तो अरस्तु एक दर्शन शास्त्री दार्शनिक थे, इसको बहुत ढंग से आप ध्यान रखिएगा। अर्थात शिक्षा से हमारे अस्तित्व का सत्य जो है वो उभर कर बाहर आता है। तो यहाँ से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट बात करें ड्रेवर के अनुसार, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र
व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जाता है। देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, बालक का चरित्र और बालक के व्यवहार को ढाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ज्ञान को, उसके चरित्र को, व्यवहार को आप जैसे उसको शिक्षा देंगे वैसे ही वो बालक क्या होगा, परिवर्तित होगा। उसी परिवेश में वो क्या होता है, ढल जाता है। और इसका काम जो करता है वो कौन करता है, शिक्षा करती है। यहाँ पर ड्राइवर, ड्राइवर को आप इस रूप में याद रखो, ड्राइवर मतलब ड्राइवर। और ड्राइवर कौन होता है, ड्राइवर कौन होता है, जो बच्चों को लेकर जाता है स्कूल। वो अपने अनुसार जिस भी रास्ते पर ले जाए, जिस भी रास्ते में ले जाएगा, जहां से भी ले जाएगा, वो ढाल सकता है, वो उस रास्ते को परिवर्तित कर सकता है। जैसे बच्चे के ज्ञान को, जैसे बच्चे के चरित्र को, जैसे बच्चे के व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जा सकता है, वो ड्राइवर के रूप में ही होता है। वैसे ही ड्राइवर ने भी कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको पकड़ के रखना है, ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को ढालना एवं परिवर्तित करना ड्राइवर के हाथ में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपको सारी चीजें याद आएंगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यहाँ पर देखिए, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक रूप से व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो पेस्टोलॉजी ने कहा कि मानव की आंतरिक शक्ति का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण मतलब सभी का मिला जुला रूप, सामंजस्य रूप से, प्रगतिशील मतलब प्लस। देखिए, परिवर्तन दो रूपों में होता है, एक आगे बढ़ेगा, एक नीचे, मतलब पॉजिटिव परिवर्तन भी होगा, नेगेटिव परिवर्तन भी होगा। लेकिन प्रगतिशील विकास सबको एक साथ, प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ाना, उसको शिक्षा के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना ही क्या है, शिक्षा है। यहाँ पर मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण विकास ही क्या है, शिक्षा है। प्रगतिशील विकास ही क्या है, शिक्षा है। पेस्टोलॉजी, पेस्ट कर दिया इसने सभी को, सामंजस्यपूर्ण रूप से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सामंजस्य मतलब सभी को एक साथ मिला दिया। पेस्ट करना वही होता है ना, सामंजस्य करना। पेस्ट करना मतलब सबको आप एक जगह लाकर पेस्ट कर दिए, मतलब मिला दिए। तो सभी का आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण रूप से मतलब सभी को मिलाकर प्रगतिशील विकास ही क्या है, शिक्षा है। तो पेस्टोलॉजी ने सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा कहा है। इस बात को आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। देखिए, इसमें बहुत सारे जो है वो परिभाषाएं दी हुई है दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने उसी को ही सम्मिलित किया है जो बार बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बहुत ही सरल है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, मनुष्य के अंदर जो पूर्णता भरा हुआ है, हर मनुष्य अंदर से परिपूर्ण होता है दोस्तों। हर किसी के अंदर अच्छाई एवं बुराई दोनों होती है। तो उसी पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, अंतर्निहित पूर्णता है, को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, स्वामी विवेकानंद ज्यादातर ध्यान में वो अंतर ध्यान करते थे। अंतर्निहित पूर्णता को जानने के लिए उन्होंने अंतर ध्यान किया था। तो अंतर्निहित पूर्णता को उसने कैसे प्राप्त किया, अंतर ध्यान करके। तो स्वामी जी अंतर ध्यान करते थे, इसलिए मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का वो समझ पाए और उसी को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा देखें क्रो एवं क्रो के अनुसार, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाजोपयोगिता को बढ़ावा देती है। तो क्रो एवं क्रो ने कहा कि शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है
व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं समाजोपयोगिता को बढ़ावा देती है। मनुष्य के अंतर्गत जो व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति होने के लिए उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसका जो उसने जो सीखा है और समाज से जो उसने सीखा है, जिससे वो समाजीकरण कर सकता है, समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकता है और व्यक्ति की उन्नति, उसकी स्वयं की उन्नति कर सकता है। व्यक्तिकरण मतलब वो सीख कर स्वयं की व्यक्तिगत उन्नति कर सकता है। इससे कोई को बढ़ावा देती है क्या? शिक्षा। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। इसे भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा गया स्टेटमेंट है। ठीक, इसके बाद देखें डम्बाइल के अनुसार, तो डम्बाइल ने कहा है कि शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच पड़ते हैं। तो डम्बाइल की परिभाषा, शिक्षा में सभी प्रभाव आते हैं। कि कौन से प्रभाव? अब प्रभाव कब होगा? जब आप डंबल उठाएंगे। डंबल आप जानते हैं, मेहनत करने के लिए जो डंबल उठाते हैं उसी से शरीर में प्रभाव आता है। यहां से आप रिलेट करके याद रखेंगे तो याद आ जाएगा कि डम्बाइल के अनुसार शिक्षा में सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच पड़ते हैं। तो डम्बाइल ने सीधा ही कहा है ना भाई, शिक्षा में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच पड़ते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें मैकेंजी के अनुसार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैकेंजी के अनुसार बहुत ज्यादा, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। मैकेंजी ने हम लोगों ने जो शिक्षा का अर्थ देखा है उसमें व्यापकता के ये पक्ष में थे मैकेंजी। इसने कहा कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो किसने कहा है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती है? मैकेंजी ने कहा है, कई बार पूछा गया है, याद रखना। तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक अनुभव, जीवन में जितनी चीजें आप अनुभव करते जाते हैं, ठोकर लगा, गिरा, फिर कैसे उठना है, कहां पर देख के चलना है, प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है, संवरता जाता है। जीवन के प्रत्येक अनुभव से क्या होता जाता है? संवर्धित होती है, संवरता जाता है। ये मैकेंजी ने कहा है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखना, व्यापक अर्थ का जो है वो परिपूर्ण करती है मैकेंजी का जो स्टेटमेंट है। ठीक, ध्यान रखेंगे। रेमंड के अनुसार देखें तो शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो देखिए टी रेमंड ने क्या कहा? शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से सने सने अनुकूल करता है। तो ये देखिए, टी रेमंड को याद रखने के लिए याद रखना है आपको, शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरने वाली जो प्रक्रिया है उसे टी रेमंड ने शिक्षा कहा है। क्या कहा है? तो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वह प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। और ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ अनुकूल होते जाता है धीरे धीरे। शनय शनय मतलब धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ अनुकूल होते जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ये कहा टी रेमंड ने। पहला चीज सुनिए, टी रेमंड के अनुसार शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था आया, आप टी रेमंड लगा देंगे। ठीक है, शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो प्रक्रिया है उसी के बीच वो अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तो वातावरण के साथ क्या करता है? धीरे धीरे अनुकूल होता जाता है। ठीक है, तो यही टी रेमंड ने कहा है। बहुत ढंग से समझेंगे, शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जाने तक ही वो भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से गुजरता है, बाहर निकलता है, भौतिक सुख सुविधाओं को देखता है, लोगों से मिलता है, सामाजिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, समाज में कैसे उसको उठना बैठना है, लोगों से मिलना है, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक चर्चा करती है, जितने भी भजन कार्यक्रम, जो भी समाज में कार्यक्रम होते हैं अध्यात्म से संबंधित, उसमें भाग लेता है और धीरे धीरे वो अपने आप को उसके अनुकूल बनाते जाता है।
यही कहा है टी रेमंड ने, जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की ये पूरी प्रक्रिया में ये सारी चीजें आप देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ढंग से समझिएगा। और ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें ब्राउन के अनुसार। अच्छा, टी रेमंड की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, ब्राउन ने सीधा कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक, तो ब्राउन के अनुसार, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कोई भी चीज खराब होती है, खराब होती है मतलब परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित कब होती है, जब वो ब्राउन हो जाती है। तो व्यवहार में परिवर्तन कब होता है, जब ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन ब्राउन के अनुसार, ब्राउन मतलब परिवर्तन, और किसमें परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। कोई भी चीज खराब होती है, ब्राउन दिखने लगती है, इसका मतलब उसके व्यवहार में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया, और यही शिक्षा की वह प्रक्रिया है। ऐसा कहा है किसने, ब्राउन ने। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को रिलेट करके, क्योंकि देखो विद्यार्थियों, मेरे मित्रों की परिभाषाएं जो है वो बहुत सारी हैं। आप देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, आगे और भी परिभाषाएं, आप कितना याद रखेंगे। आप इन छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आपको एक साथ आपके माइंड में स्टोर होती चली जाएंगी। और हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ब्राउन के अनुसार ये चीजें आपको क्लिक करेंगी, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट है जॉन डीवी के अनुसार, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक अनुभव की रचना है। सीधा, शिक्षा एक अनुभव की रचना है एवं विद्यालय समाज का लघु रूप है। जॉन डीवी ने क्या कहा, शिक्षा एक अनुभव की रचना है। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक अनुभव, अनुभव से याद रखना, जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक अनुभव है। शिक्षा एक अनुभव है, किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक अनुभव है, अनुभव की रचना है एवं विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक अनुभव की रचना है एवं विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारे आज की क्लास की पूरी रूपरेखा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, अगर आई है दोस्तों तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट ही हमको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, वही हमारी शक्ति है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, अपने जितने भी दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग हैं, जिन तक शिक्षा महंगी होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही है, तो उन तक इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करते हैं दोस्तों जो कोई मतलब की नहीं रहती है, तो प्लीज इसे भी शेयर कर देंगे, किसी न किसी का भला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हरेली पर्व की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आपका जीवन भी यूं ही हरेली के समान हरा भरा स्वस्थ बीते। धन्यवाद।